नमस्कार। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपातकालीन प्रावधान। इमरजेंसी प्रोविजन क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनके बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से कब कब लगाए जाते हैं उनके बारे में भी आज पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो संविधान का जो भाग 18 है उसमें आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक आपातकालीन प्रावधानों के बारे में बात की गई है। यह व्यवस्था जो सिचुएशन आती है जब आपातकाल लगाया जाता है या संकट के काल की अगर सिचुएशन आती है तो उस समय पर जो व्यवस्था हमारी संघात्मक है वो क्या हो जाती है, एकात्मक हो जाती है। ये शब्द हमें समझाने की अब आपको शायद जरूरत नहीं है कि संघात्मक क्या है, क्योंकि हम पहले पूरा बता चुके हैं आपको कि संघात्मक और एकात्मकता में क्या डिफरेंस है। और हमने जो हमारा भारत है वो एक संघवाद के ढांचे में काम करता है। तो किस तरीके से संघ मजबूत है और राज्य अलग अलग काम करते हैं, लेकिन संघ की तरफ झुकाव ज्यादा दिखाई दे गया है। शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है वो संघ के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो इन सारी चीजों को जब आपातकाल की घटना सिचुएशन आती है तो उस समय पर क्या होता है कि राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं राज्य वो कहां चली जाती हैं, वो पूरी की पूरी एकात्मक हो जाती हैं और संघ के अंदर चली जाती हैं। हालांकि ये संघवाद का जो सिद्धांत है इसका ये विरोध एक तरीके का, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान ने उस सिद्धांत को महत्व नहीं दिया और समस्त राष्ट्र के हित में ऐसा काम किया है और इसी को महत्व हमारे संविधान में दिया गया है। आपातकालीन जो प्रावधान है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये हमने कहां से लिए हैं। ये हमने जर्मनी के संविधान से उधार लिए हैं। इनको जोड़ने का उद्देश्य यही है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है उसको संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमने इसको लिया है। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें 3 तरीके के आपात का उपबंध ये करता है। पहला अगर हम बात करें युद्ध या बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न अगर आपात है तो यह अनुच्छेद 352 में इसके बारे में बताया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है। मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है आपातकाल के बारे में। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसे वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मौजूद है। और जो लोग पीडीएफ इसकी चाहते हैं उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप हम टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं पीके एजुकेशन कोर के नाम से। राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाने से उत्पन्न आपातकाल जो है उसका वर्णन आर्टिकल 356 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन, इसके बारे में ही मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। अब ये बात समझिए, जब संवैधानिक तंत्र किस किस तरीके से विफल हो सकता है। केंद्र ने कोई संविधान है और केंद्र के अकॉर्डिंग या संविधान के अकॉर्डिंग जो राज्य सरकारें हैं या जो राज्य हैं वो अगर उन नियमों को, उन कानूनों को या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनका अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, संविधान की तरीके से एक ही तरीके से विफल हो जाता है। दूसरी बात, अगर राज्यपाल को भी ये बात लगती है कि यहाँ पर जिस राज्य में है उस राज्य में अगर काम इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं किए जा रहे हैं तो भी ये एक तरीके का संविधान की विफलता देखी जाती है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे माध्यम हैं और जैसा कि हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का हमेशा एक आरोप लगता रहता है कि जो केंद्र का एक तरीके का एजेंट या फिर जो राज्यपाल होते हैं उनको केंद्र का एजेंट ही कहा जाता है। अगर राज्यपाल को लगता है, जहां पर स्पेशली ये प्रॉब्लम तब आती है जब केंद्र में कोई दूसरी सत्ता है और राज्यों में कोई दूसरी सत्ता है, तो वहां पर इस तरीके के मतभेद अक्सर कर दिखाई देते हैं और भरपूर इसका दुरुपयोग कई बार किया गया है। वो सारा का सारा मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। हालांकि कहीं पर भी हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया जरूर गया है, लेकिन ये राष्ट्रपति शासन संविधान में इस आपातकाल का नाम कहीं पर भी नहीं प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 360 ये कहता है वित्तीय आपातकाल। आज तक हमारे देश में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो। इन तीनों ही आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आदेश पर ही इनको लागू करता है। जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रपति को शक्तियां बहुत प्राप्त हैं, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रमुख कौन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रधानमंत्री होता है। तो जितने भी काम केंद्र में किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल मिलकर ही उन चीजों का डिसीजन लेती है। तो आपातकाल की भी अगर बात करी जाए, राष्ट्रपति कहने को है कि राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन किसकी संस्तुति पर,
प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल होगी उसकी संतुति पर। तो इनके बारे में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और उसके बाद तमाम परिवर्तन भी किए गए थे। कई जो आपातकाल हैं उनको न्याय की परिधि से भी हटाया गया था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए गए और अमेंडमेंट हुए और उसके बाद उन चीजों को भी जोड़ा गया। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दें, शेयर कर लें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसके बारे में घोषणा के आधार पर अगर हम बात करें, आर्टिकल 352, अगर राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश की सुरक्षा के लिए पैदा हुई स्थिति गंभीर को समझे और अगर लगे उसे कि देश की जो सुरक्षा है उसके लिए किसी भी तरह का अगर कोई दिखाई दे रही सिचुएशन कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इन सभी पर या देश की सुरक्षा के लिए इन चीजों को लगाना आवश्यक है, तो आर्टिकल 352 के तहत वो ऐसा कर सकता है और आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल पूरे देश या उसके किसी हिस्से में घोषित किया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से हम जानते हैं, और जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो हम इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान किया था या अधिकार उसको दिया था। प्रारंभ में क्या था, संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार पर, जो तीसरा आधार क्या है, सशस्त्र विद्रोह मतलब आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी, इसको बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया था। इसके बहुत सारे मायने और बहुत विस्तृत अनुमान थे, इसलिए इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को स्थापित कर दिया गया था। अब बात समझिए, आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर इसका दुरुपयोग होने की संभावना ज्यादा थी। जिस तरीके से पहले जो तीसरा हमारा आपातकाल लगा है उसमें यही चीजें देखी गई थी, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको रिप्लेस किया गया। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये इतने महत्वपूर्ण संशोधन है, अमेंडमेंट है कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अगर आप पॉलिटी को थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आपको सबसे बेसिक चीज यही है कि आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को, 42 अमेंडमेंट को, उसको आपको बहुत गहनता से और बारीकी से समझना चाहिए कि उसमें क्या क्या प्रावधान और क्या क्या बदलाव किए गए थे। ऐसे ही सेम आर्टिकल 44 के बारे में भी है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आप इन सारी चीजों को अगर नहीं समझेंगे तो एग्जाम के लिए ये सारे फैक्टर्स या ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात समझ लीजिए, यूपीपीसीएस कुछ भी कर सकता है, पहली बात, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है जैसा कि हम सब जान रहे हैं कितना बुरा हाल हो रखा है छात्रों का। 4-4, 5-5, 6-6 साल से लोग तैयारी करते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट वेटिंग में रहते हैं, दूसरे पेपर्स निकलते रहते हैं, आप फिर से एग्जाम देते रहते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता। अगर अच्छी बात है रिजल्ट आ भी जाता है 1.5-2 साल बाद, तो उसके बाद उनकी नियुक्तियां जो है वो नहीं कराई जाती हैं। उनको सही समय पर रिजल्ट ना देना, सही समय पर पेपर ना कराना एक बच्चे के साथ, एक स्टूडेंट के साथ कितना बड़ा खतरा है ये। आप इस चीज को ऐसे समझ के देखिए, अगर आपने तैयारी करना शुरू की, हर व्यक्ति, हर वर्ग का आदमी तैयारी करता है, अगर वो तैयारी कर रहा है और उसका परिवेश गांव से जुड़ा हुआ है और अगर वो इन चीजों को बहुत मुश्किल से वो पैसा जुटा के तैयारी कर पा रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके समय की, उसके मानसिक संतुलन की, उसकी सारी चीजों की। क्यों? उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर सही समय पर एग्जाम ही नहीं होगा तो क्या फायदा? क्या फायदा उसकी पढ़ाई का, क्या फायदा उसकी उस मेहनत का, क्या फायदा उसकी उस स्ट्रगल का, और क्या फायदा अपने परिवार से दूर रहने का? हर व्यक्ति रोजगार चाहता है, अगर रोजगार नहीं मिलेगा उसे तो वो कैसे अपने जीवन यापन चलाएगा और कैसे अपने जीविकोपार्जन के लिए करेगा? अभी हाल ही में हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एक वीडियो देखा था जो कि उन्होंने दिखाया था, इलाहाबाद के किसी व्यक्ति का है, वो बच्चे का है। वो बच्चा 5-6 साल से तैयारी कर रहा है। अगर वो व्यक्ति 5-6 साल से तैयारी कर रहा है और तैयारी के बाद उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उसके डिप्रेशन लेवल को आप समझ सकते हैं, कितना ज्यादा वो परेशान होगा। कौन उसको हर महीने खर्चे देगा? जब तैयारी की जाती है ना तो हर महीने हमें पेरेंट्स का मुंह देखना पड़ता है कि भाई हमारे पास पैसा आ जाए, और पेरेंट्स भी सभी सक्षम नहीं होते हैं कि वो सही समय पर आपको पैसा दे पाए।
ये दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन अगर आप इलाहाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, इन सब जगहों पर बहुत छोटे छोटे परिवेश से लोग आते हैं, गाँव के परिवेश के लोग हैं। वो कैसे अपनी तैयारी को अच्छा रखें? देखिए, यूट्यूब पे पढ़ना या सारी चीजें पढ़ना ये सब एक अलग तरफ है। कई लोगों का ऐसा विचार होता है बच्चों का कि हम क्लास में जाएंगे, हम पढ़ेंगे, एक एटमॉस्फेयर मिलेगा तो हम ज्यादा फायदा होगा। कई हद तक ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब आप किसी के साथ क्लास में जुड़े होते हैं या फिर आप YouTube से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे आपको फायदा तो बहुत होता है, लेकिन एक एनवायरनमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। एक कमरे में रहकर आप कितना भी काम कर लीजिए, शायद वो आपको उतना फायदा नहीं देगा। लेकिन अगर एक आपका ग्रुप है और आप उससे जुड़े हैं, क्योंकि आपको मोटिवेशन भी चाहिए, आप एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, शायद वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो इन सब चीजों के लिए बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इनके एग्जाम कराएगा? कौन इनको सही समय पर रिजल्ट देगा? जो चीज एक साल में होनी चाहिए वो चीज 5-5, 7-7 साल लग जाते हैं। आपने यूपीपीसीएस का पेपर अगर 2017 में दिया, अब आप सोच के ये आए घर बैठ के कि 2018 तक शायद इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 2018 में भी नहीं आता, 19 में भी नहीं आता, 20 में भी नहीं आता। आप कब तक तैयारी करेंगे? कब तक आप एग्जाम देते रहेंगे? एक समय ऐसा आएगा जब घर वाले या बाकी लोग भी आपको ये बोलेंगे कुछ कमाइए, क्योंकि एक चीज में आप बंध के नहीं रह सकते, आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इन सारी चीजों को सरकार को समझना चाहिए और छात्रों के प्रति थोड़ी संवेदनाएं रखें और समझें इस चीज को कि वो कितने ज्यादा एक युवा ही भारत को आगे ले जाएंगे। कैसे आगे ले जाएंगे? अगर उनके पास रोजगार ही नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पर, और इस पर विशेष गौर करना चाहिए सभी सरकारों को, जो भी है। यूपी की हाल तो बहुत ज्यादा खराब है किसी भी एग्जाम को लेके। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप जो है, ज्ञान सर बहुत अच्छी बातें हमेशा शेयर करते हैं, उनका प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है इन सब चीजों के लिए। लेकिन सरकारें इन चीजों पर ध्यान देती कब है? उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों से परे एक बात है कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी करना छोड़ना नहीं है। जिस दिन भी एग्जाम आएगा आप एग्जाम के अंदर हो, ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये काम कर दिया गया कि जो आंतरिक गड़बड़ी थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये शब्द बहुत ज्यादा अस्पष्ट था। अब अगर बात करें, इसके आधार पर आपातकाल की घोषणा करना अब संभव नहीं रहा। मतलब आंतरिक आपातकाल की या आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। अब इसके लिए देखिए 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने यही किया था कि उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन और इन्होंने क्या किया था कि घोषणा कर दी गई, उसके बाद इन्होंने कैबिनेट को इन्फॉर्म किया। इस बात को भी बदला गया, इस बात को भी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया और ये कहा गया कि अकेले नहीं निर्णय ले सकते हैं प्रधानमंत्री, सारे के सारे मंत्रिमंडल के साथ ही इस बात को अवगत कराया जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही आपातकाल की घोषणा होगी। क्योंकि 1975 के पहले 1975 में जब आपातकाल लगा, 38वें संविधान अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इसको न्यायिक समीक्षा से भी बाहर रखा गया था। मतलब किस आधार पर ये लगाया गया है आपातकाल, इसकी भी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। अब आप समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके का प्रावधान होगा कि प्रधानमंत्री ने केवल राष्ट्रपति से मिलकर रातों रात ये कह दिया कि आंतरिक अशांति लग रही है और हमें देश के इस क्षेत्र में आपातकाल लगा देना चाहिए, आपातकाल लगा दिया गया। लेकिन ये बात कितनी गलत होगी देश के लिए, लोकतंत्र के हिसाब से तो ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है। तो इसीलिए इसका बदलाव किया गया और इसको न्यायिक समीक्षा के अंदर लाया गया, जो कि इसे पहले बाहर रखा गया था। अगला है कि अगर हम बात करें संसदीय अनुमोदन और समयावधि, क्या है इसके लिए समय और क्या किस किस तरीके से संसद में इसका अनुमोदन आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की जो घोषणा है, उस घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर इसे दोनों सदनों से अनुमोदित हो जानी चाहिए, दोनों सदनों से इसको परमिशन मिल जानी चाहिए। प्रारंभ में यह 2 माह थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटा दिया गया और इसे वापस से इसे 1 महीना कर दिया गया। ऐसी उद्घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो। जैसा कि हम जानते हैं 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन होता है, बीच में भी हो सकता है और 5 साल की अवधि है, उसके बाद भी इसका दूसरी लोकसभा के लिए फिर चुनाव होते हैं, फिर से एक सत्ताधारी दल आता है और इसका जो कार्य है वो ऐसे ही चलता है।
तो लोकसभा का अगर विघटन हो गया हो, उसका विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन, जब उद्घोषणा की गई है उसके अनुमोदन के बिना ही हो गया हो, तब उद्घोषणा लोकसभा जब पुनः दोबारा पुनर्गठित होगी तब तक की 30 दिन जो होंगे, मतलब 1 महीने तक ये चीज जारी रहेगी। जबकि राज्यसभा में इसका संकल्प या अनुमोदन पहले से ही करा दिया गया हो। तो शायद ये बात आपको समझ आ रही होगी। पीडीएफ के लिए मैंने कहा है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर आपातकाल, जो आपात की उद्घोषणा है, दूसरे संकल्प के पारित होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक ये बनी रहेगी। उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। हम बात करते हैं हमेशा विशेष बहुमत और साधारण बहुमत की। अगर हम बात करें विशेष बहुमत और साधारण बहुमत में क्या अंतर है, मैंने कई बार बताया है वीडियोस में, फिर भी मैं आपको दोबारा डिस्कस कर देती हूँ। विशेष बहुमत वो बहुमत होता है पूरे कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 मत से पारित होना चाहिए। तो 44वें संविधान संशोधन से पूर्व ऐसा संकल्प केवल जो था सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बदला गया। अब हम बात करेंगे उद्घोषणा की समाप्ति कैसे हो सकती है। राष्ट्रपति को उस समय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस करना पड़ेगा यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसे पारित करने के लिए संकल्प कर देती है और पारित करने के लिए इसे आदेश दे देती है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व क्या था, राष्ट्रपति इसे अपनी इच्छा से समाप्त कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, लोकसभा में जो गणपूर्ति है, जिसे हम 1/10 के नाम से कहते हैं, सदस्यों होना आवश्यक है, तभी इसे माना जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव में क्या होगा, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इनकी कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय संबंधों के बारे में समझते हैं। कार्यकारिणी पर अगर राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं किया जाता है, जो राज्य सरकारें हैं उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, और क्या होगा, वो काम करना तो अपना जारी रखेंगी, लेकिन वे केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगी। राज्य सरकारें जो हैं वो अपने हिसाब से अपना काम जिस तरीके से उनका चल रहा है सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगी। और दूसरी बात क्या होगी, जो राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएंगे उन निर्देशों का पालन करना होगा, और राज्य को जो भी निर्देश केंद्र सरकार देगी वो उनको पालन करने होंगे। विधानमंडल की अगर हम बात करें, राज्य के विधानमंडल जो हैं वो काम करते रहेंगे, उनका कानून बनाना भी जारी रहेगा, लेकिन संसद के पास राज्य के संबंध में समवर्ती विधायी अधिकार मिल जाएंगे, मतलब समवर्ती सूची पर भी वो काम कर सकते हैं। और संसद द्वारा पारित ऐसा कोई भी कानून होगा राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा हटाए जाने के बाद भी 6 महीने तक वो रहेगा, उसके बाद ही वो समाप्त होगा। वित्तीय संबंध की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण को रोक सकता है। देखिए, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संसाधन है उनके वितरण को रोक देगा, और राज्य एवं केंद्र जिस वजह से आपातकाल घोषित किया गया है उनके आधार पर किसी भी राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार जो हैं इनका निलंबन हो जाएगा, और अनुच्छेद 359 में जो दिए गए 359 में जो अन्य मौलिक अधिकार हैं 20-21 को छोड़कर बाकी इनका भी निलंबन हो जाएगा, मतलब समाप्त किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार अगर हम बात करें, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकारों को सिर्फ तभी निलंबित किया जाएगा जब युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई हो और आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर न लगाया गया हो। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, सिर्फ अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपातकाल के बारे में आपके साथ पूरा डिस्कस किया, किस तरीके से इमरजेंसीज लगाई जाती है और क्या क्या प्रावधान थे। इसमें हमने पढ़ा कि आर्टिकल जो 38 है हमारा अमेंडमेंट, और आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 45 है, ये सारे के सारे अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनको आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, और एक बार आप पूरा वीडियो सुनने के बाद जब विस्तार से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए बन जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।